वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो शुरू करने जा रहे हैं सैलरी की सेकंड क्लास आज। और आज मैंने शुरू कराने पर्क्स। लास्ट क्लास में मैंने अलाउंसेस खत्म करा दिए थे और एक ही मेजर अलाउंस हमारा हाउस रेंट अलाउंस, वो मैंने आपको समझा भी दिया था। लास्ट का जो क्वेश्चन था 3 महीने और 6 महीने करके, वो भी मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन दे दूंगा नोट्स में, दे दिए थे नोट्स में, और वो भी आप देख लेना अपने हिसाब से। आज की क्लास के आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे, कुछ था दिक्कत, तो आज की क्लास के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको नोटिंग करनी हो मेरे साथ कर लेना, वीडियो पॉज करके कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। पर्क्स पर्क्स 2 क्लासेस में खत्म होंगे और ग्रेजुएटी वो रिटायरमेंट बेनिफिट भी मोस्ट प्रॉब्ली एक क्लास में खत्म कर दूंगा, कोशिश करके 1.5 घंटे की लूंगा। तो अगर लगा तो 2 क्लासेस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सैलरी में पर्क शुरू करने जा रहे हैं और जरा ध्यान से देखना, जिस जिस हिसाब से चीजें रिलेट होती हैं मैं उसी हिसाब से कराऊंगा। कोई भी ये ना समझे कि ये क्लास देखकर हम पर्क समझ जाएंगे। अगर आप एज अ फ्रेशर देख रहे हैं, मैं रिवीजन के पर्पज से कर रहा हूं तो जल्दी भी करूंगा, और जहां पे अलाउंसेस से या और किसी चीज से को रिलेट होनी है चीजें, उस हिसाब से देखते हुए कराऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करें। लास्ट क्लास में एचआरए एक बार नोट से नहीं पढ़ाया था, नोट से गो थ्रू करा देता हूँ। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 क्लॉज 13A रेड विद रूल 2A कंप्यूटेशन या कैसे करनी है वो 2A में दे रखा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, एचआरए अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा, 50% इन केस ऑफ दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, 40% ऑफ सैलरी इन अदर्स सिटीज। टैक्सेबल एचआरए, एचआरए रिसीव्ड माइनस एग्जाम्पशन, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट करके आए। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस जीएस पर प्लस कमीशन। कमीशन कौन सी? केवल सेल्स वाली कमीशन यहाँ पे जाएगी। फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं एचआरए की कैलकुलेशन को, एक तो एचआरए रिसीव्ड खुद, सैलरी के तीनों चीजें, लोकेशन, ठीक है ना, और रेंट पेड। ये 4 चीजें हैं जो मेरे सैलरी के क्वेश्चन को छेड़छाड़ करती हैं। तो वेयर एनी ऑफ द अबव फैक्टर गेट चेंज, where any of the above factor get changed, split the question in another part, उसको दूसरे पार्ट में तोड़ दीजिएगा। where the calculation of any of the above limit comes to negative, जैसे रेंट पेड अगर आपका 0 है तो आप कहें कि वो वाली तो नेगेटिव है, बेटे नेगेटिव नहीं, वो 0 मानी जाएगी। where the calculation of any of the above limit comes to negative, it will be considered as 0. Exemption is available if a house is owned by the close relative, वाइफ, मदर, फादर। मतलब क्या, मैं अपने फादर साहब के साथ रहता हूं लेकिन मेरे अपने नाम पे कोई घर नहीं है, फादर साहब का घर है और मैं उनको रेंट पे करता हूं, तो भी क्या मैं एचआरए की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता हूं? हाँ जी सर। केस आया बजरंग प्रसाद रामधरनी वर्सेस सीआईटी आईटीएटी अहमदाबाद का केस है, और उन्होंने कहा कि अगर पैसा बैंक ट्रांसफर किया गया है तो वो आपका एचआरए आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। तो दैट इज अ गुड मूव, और आप उसके लिए एचआरए क्लेम करके फादर की इनकम दिखा दीजिए, और फादर की इनकम अगर रिटायर वगैरह हो चुके हैं फादर साहब, तो उस केस में उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और आपको एचआरए का अलाउंस मिल जाएगा। तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। 6 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम्पशन, आपको एचआरए की एग्जाम्पशन 115 बीएसी के हिसाब से, अगर आप न्यू स्कीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं तो एचआरए की एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलिए मैं अब चलता हूं अपने अलाउंस पर्क्स पे। आ जाइए जी, पर्क्स शुरू करेंगे। पर्क्स है 17, सेक्शन 17, जहाँ पे सैलरी की बातें दे रखी हैं कि सैलरी की डेफिनेशन, वहाँ पे सैलरी में 17 क्लॉज 2 में पर्क्स की बात हुई है, और रूल 3 में जितने भी पर्क्स हमें दिए हुए हैं रूल 3 में उनकी कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, तो हमारे जो पर्क्स हैं 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। ये रही जी 3 कैटेगरी, एक है टैक्स फ्री पर्क, एक है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, और एक है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, जिसमें 4 आ रहे हैं। अरे मोटर कार वाला भी तो है, हाँ 2 क्लासेस लगेंगी जी सर। ठीक है, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज में अच्छे खासे पर्क्स हैं। कितने हैं? मेरे ख्याल से 17 होने चाहिए, 16 17 15 है जी। ठीक है ना, 15 है। पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस फंड, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट और कंसेशन, इंटरेस्ट टेकन ऑन, लोन टेकन ऑन, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, कंसेशनल लोन जहाँ पे हम लेते हैं, यूज ऑफ मूवेबल असेट, ट्रांसफर ऑफ, देखो ये है यूज, जहाँ पे मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को असेट यूज करने के लिए दिया, और एक है ट्रांसफर, मतलब उससे मेरे को मिल गया, ट्रांसफर बिक गया, उसने मेरे को बेच दिया। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वैल्यू ऑफ टूरिंग ट्रैवलिंग अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ गिफ्ट, फ्री फूड, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ही देख लेना, क्योंकि ये आगे डिटेल में कहीं पे भी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए
अप्रूव सुपर एनुएशन फंड एनपीएस वगैरह में पैसे डलवाता है तो वो 7.5 लाख से ऊपर 7.5 लाख से ऊपर डलवाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट है। वैल्यू ऑफ स्वीपर, वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ स्वीपर गार्डनर वॉचमैन, ये यहाँ पे भी कवर है और ये यहाँ पे भी कवर है, कैसे वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद टैक्स फ्री पर्क्स में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पे देखना ये मेडिकल रीइंबर्समेंट जो हुआ करता था 15,000 रुपये तक किसी टाइम पे एग्जाम्प्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स फ्री में लिखा हुआ है, तो इसकी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मेडिकल अलाउंस मैंने बताया कैटेगरी ई में था और वो फुल्ली टैक्सेबल था, ठीक है जी। लीव ट्रैवल कंसेशन पर्क्स बाय गवर्नमेंट फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, वो मैंने पहले ही करा दिया आपको जब मैं अलाउंसेस की कैटेगरी डी करा रहा था कि जो बाहर काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन है तो उनको एग्जाम्प्ट होता है। RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन टू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर इन ऑपोजिशन, उनको सबको RFA एग्जाम्प्ट होता है। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क, ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड एज अ एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, जब हम लोगों ने PGBP का चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है और एम्प्लॉयर उसका खर्चा क्लेम कर लेता है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो यहाँ पे टेक्निकल पर्क आ रहा है वो एक हम पढ़ते हैं और वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये आपके नोट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो इनका जैसे मर्जी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, बाकी मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ एक बार, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन बेटे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो इसको आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं अपना HRA थे। अब HRA मिल रहा था तो वहाँ पे पैसा मिल रहा था, पैसा ले ले भाई अपने हिसाब से अपना घर अरेंज कर ले, तो वहाँ पे मेरे को एग्जाम्पशन लिमिट की कैलकुलेशन दे दी। लेकिन अब क्या करना है, एम्प्लॉयर ने घर दिया और उसने जो घर दिया अल्टीमेटली मेरे को जो सैलरी मिल रही है उसका अलग एक बेनिफिट मिला, मेरे को घर का मिला, तो वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट की जाएगी और मेरे हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। अब वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे निकालना है जो मेरे हाथ में टैक्सेबल होना है, तो वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट हम निकालना सीख रहे हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमारे हाथ में बेनिफिट है उसका निकालना सीख रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी वाले भी, तो कहने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेंगे, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी वाले नहीं लेंगे, ठीक है जी। मतलब लोकल अथॉरिटी वाले नॉर्मल एम्प्लॉयज माने जाएंगे, ठीक है। और एक आपका एम्प्लॉयर आपको होटल में भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकता है, मैं क्या बात तो सही है, ठीक। और उसके अलावा अब उसने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है अदर्स के लिए, मतलब क्या, यहाँ पे आपका जो उसने अपने आप से अरेंज करके दी। अब वो जो अपने आप से अरेंज करके दे रहा है बेटे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिए। ओन अकोमोडेशन उसके पास पड़ी है, मतलब क्या, उसकी ओनरशिप में एक अकोमोडेशन, उसने ऑलरेडी कोई फ्लैट कोई घर खरीद रखा है और वही आपको रहने के लिए दे देता है, ठीक है। एक क्या करता है कि वो रेंट पे लेता है, खुद रेंट पे या हायर पे लेता है और उसके बाद आपको देता है, ठीक है ना। तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कहता है ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब अलाउंसेस पढ़ रहे थे वहां पे लिखा था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, कहीं मिटा नहीं है अभी भी ये चीजें आ रही, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं करना, यहाँ पे तो टैक्सेबल कराना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा रेंट वाले में देखो पहले, कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, जो सबसे छोटा होगा वो टैक्सेबल करेंगे। ये तो अच्छी बात हुई, गवर्नमेंट बड़ी उदार है, बहुत अच्छी है, जो छोटा होगा वो टैक्सेबल करेंगे। मैंने कहा क्या, कहने लगे एक 15% ऑफ सैलरी, सैलरी मेरे को निकालनी आती है, HRA में अभी निकालनी सीखी थी नहीं बेटे, जहां पे भी सैलरी की बात करें वहां पे उससे पूछना सैलरी क्या है भाई, ठीक है। और दूसरा है, क्योंकि दूसरा यहां पे क्या किया है, रेंट पे लिया है, अकोमोडेशन रेंट पे ली है, मालिक ने भी रेंट पे ली है, तो दूसरा पॉइंट देता है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इन दोनों में से जो छोटा होगा उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। जैसे सैलरी का मतलब मेरे को पता नहीं है अभी, एग्जाम्पल 15% ऑफ सैलरी आ रहा है 15,000,
15% ऑफ सैलरी आ रहा है 15,000, ठीक है, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है लेट्स से 12,000, तो आप कौन सा टैक्सेबल करेंगे? 12,000 टैक्सेबल करेंगे। मींस the amount paid by the employer will be taken as a benefit and taxable in the hands of employee। तो 12,000 रुपए मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। होप सो मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से सोच के बताना, आगरा का रेंट ज्यादा होगा या गुड़गांव का रेंट ज्यादा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, आगरा का रेंट कम होगा और गुड़गांव का रेंट ज्यादा होगा। एकदम सही बेटे, ऐसा क्यों? सर वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। क्यों बेटे? फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा क्यों है? सर यहाँ पे ना कॉर्पोरेट आके बच गए हैं और यहाँ पे इस वजह से थिकली पॉपुलेटेड है। देखा आगे बात, देखो क्वेश्चन पूछो, लॉ ऐसा नहीं है हवा में बना दिया जाता है, लॉ भी एक प्रैक्टिकल सिनेरियो पे, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए लॉ बनाया जाता है। तो जहां की पॉपुलेशन ज्यादा, जनरल की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। आप कहते हैं कि कोलकाता, तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहां की जनरली पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां का रेंट भी ज्यादा होता है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा वहां का रेंट भी ज्यादा। तो कहता है कि अगर एम्प्लॉयर की ओन अकोमोडेशन है, तो इसने 3 कैटेगरी में बांटा, फिर दोबारा इसे कहता है अगर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, हाँ, पॉपुलेशन अप टू 25 लाख, पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, ठीक है, एंड पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, ठीक है ना। तो जब अगर आपकी पॉपुलेशन, जिस सिटी में आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया है और वहां की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, देन इन दैट केस 15% ऑफ द सैलरी विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। इन दिस केस taxable will be 10% of the salary, and in this case taxable will be 7.5% of the salary। बताएं आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो जैसे जैसे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे एक तरह से एम्प्लॉयर को अकोमोडेशन अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, पैसे उसने ज्यादा दिए होंगे। तो ओन अकोमोडेशन होते हुए भी अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी, अदरवाइज 15%, 10% एंड 7.5%। सर पॉपुलेशन कौन सी देखनी है? बेटा उस महीने की देखोगे जिस महीने एम्प्लॉय रहा है। नालायक हो, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में जनगणना जो होती है 10 साल में एक बार होती है, ठीक है। 21 का सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है जहां तक मेरे को पता है, और अगर हो भी गया होगा तो इनकम टैक्स वालों ने अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी इनकम टैक्स में जो रूल 3 में चीजें लिखी हुई हैं, जो हम लोगों को पॉपुलेशन लेनी है, बेटे, ठीक है, वो लेनी है पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस वाली पॉपुलेशन आपको लेनी है। क्या हो रहा है यार? ठीक है ना, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लेनी है, तो क्वेश्चन में दिया होगा। अब इस चीज को जरा ध्यान रखना, आपको पॉपुलेशन 2001 के हिसाब से दे रखी हो, 2011 के हिसाब से दे रखी हो, 2021 के हिसाब से दे रखी हो, तो आपने कौन से पे फोकस करना है? 2001 वाले पे करना है और उसी के हिसाब से टैक्सेबल करना है। क्योंकि क्वेश्चन में 2011 वाले में तो दे दिया जी कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या कहते हैं 30 लाख है, और 2001 के हिसाब से दे रखा है उसकी वहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख है, तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। अब एक बात बताओ, जब एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन देगा तो क्या देगा? घर देगा ना, उसके साथ साथ सामान तो नहीं दे देगा। सर उसकी मर्जी सामान भी दे दे, एकदम सही का, सामान भी दे सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी तो उसने घर दिया, क्योंकि ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है, ये वाली, ये जो बातें हो रही हैं हमारी, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ घर की है। 4 दीवारें दे दी उसने, आपको घर दिया है, अभी फैसिलिटीज नहीं दी है, तो उसके हिसाब से मैंने समझाई है। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर एम्प्लॉयर आपको होटल में अकोमोडेशन देता है, ये वाली दिख रही है ना कोने वाली, ये वाली जो होटल में अकोमोडेशन देता है, अगर होटल में अकोमोडेशन दे रहा है तो समझने वाली बात है कि वो क्या करेगा। होटल में ये कहेगा भैया इसे 4 दीवारी दे दो, फैसिलिटीज मत दो, तो वहां पे तो सारी चीजें आएगी। तो यहां पे कहता है लीस्ट इज टैक्सेबल, और लीस्ट इज टैक्सेबल में क्या कह रहा है? 24% ऑफ सैलरी। ठीक है, 24, यहां पे 24 क्यों किया?
सर 24% ऑफ सैलरी इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि होटल में सिर्फ रूम दिया जाएगा, उसके साथ फैसिलिटीज भी आएंगी। और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। होप सो मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट और दे रखा है, ग्रीन कलर से मार्क करता हूं, कि अगर आप 15 दिन तक का स्टे करते हैं एम्प्लॉयर के लिए, काम से गए हैं 15 दिन तक का स्टे करते हैं होटल में, तो आपको कुछ भी टैक्सेबल होगा। नथिंग विल बी टैक्सेबल, नथिंग विल बी टैक्सेबल। समझ में आई बात? ठीक है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर 15 दिन तक का स्टे है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो बता दो बेटे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इनकम टैक्स वालों ने कहा हमें नहीं पता जी, ऐसा है इनके ना गवर्नमेंट रूल्स में जो दे रखा होगा इनको टैक्स कर देना उस हिसाब से, तो टैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश की है कि एक ही पेज पे समराइज कर दूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, क्योंकि नोट्स एक ही पेज पे आ नहीं पाएंगे शायद लेने के लिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो एक बार मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ, जो जो पॉइंट रह गए हैं वो भी कवर करता हूँ और कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन तो प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और गवर्नमेंट में कौन कौन से कवर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्सेबल एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग दो कैटेगरी बना दी, अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर वेयर द एम्प्लॉयर प्रोवाइड द ओन अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, और एक हो गई होटल में अकोमोडेशन दी, तो होटल में अकोमोडेशन दी तो 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंसेस टैक्सेबल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो दोनों में से जो छोटा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नथिंग शैल बी टैक्सेबल वेयर द स्टे डज नॉट एक्सीड 15 डेज इन केस ऑफ ट्रांसफर टू द न्यू लोकेशन। अगर नई लोकेशन पे ट्रांसफर हुआ है और 15 दिन तक के लिए एम्प्लॉय रह रहा है तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैं एक बार इसका व्यू चेंज करता हूं, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, देखो कितना क्लियर आपको दिख पाएगा। ठीक है ना, अब मैं समझाने के लिए फिर दोबारा आ जाता हूं अपने ही व्यू पे। ठीक है, ये देखो ओन अकोमोडेशन जहां पे होगी, ओन अकोमोडेशन बाय द एम्प्लॉयर होगी, तो पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख है एज पर 2001 सेंसस, तो 15% ऑफ द सैलरी हो गया। पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख बट नॉट मोर देन 25 लाख, तो उस केस में 10% ऑफ द सैलरी हो गया, और पॉपुलेशन नॉट मोर देन 10 लाख है तो 10% ऑफ द सैलरी हो गया। होप्स मेरी बात क्लियर? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सेकंड पॉइंट अभी थोड़ी देर में टेकअप करता हूं। अबव वैल्यू इज फॉर द अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, मैंने आपको समझा दिया कि घर दिया है, सामान नहीं दिया। उसके बाद इन ऑल अबव केसेस, जो भी हम लोगों ने अभी तक केसेस पढ़े, मतलब क्या, हम लोगों ने ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है, या फिर होटल अकोमोडेशन है, जो भी केसेस हम लोगों ने पढ़े उसमें कह रहा है जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया वो माइनस कर देंगे। मतलब क्या, जैसे अगर मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया था ना कि 15,000 आ रहा है और 8,000 आ रहा है, तो एम्प्लॉयर मेरे हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, 8,000 टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल इज इक्वल टू 8,000। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने मेरे से 2,000 रुपए रिकवर कर लिए तो मेरे हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, 6,000 होगा। ठीक है, तो सारे ही केसेस में जितना भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर किया वो माइनस कर दिया जाएगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सैलरी का क्या मतलब है, मैंने कहा जहां पे भी पर्क या अलाउंस की वैल्यू करनी है, टैक्सेबल पार्ट निकालना है और सैलरी की बात कर रखी है, तो वो सैलरी वाला पार्ट पूछेगा जरूर कि सैलरी का मतलब क्या है। तो सैलरी का मतलब क्या देता है, बेसिक सैलरी प्लस अगेन डीए एज पर टर्म्स, सारी चीजें सेम चल रही हैं, ये दोनों चीजें तो सेम हो गई। ठीक है जी, उसके बाद बोनस फीस, ये नई चीजें आई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे वो ये दे रखी है टैक्सेबल अलाउंसेस। मतलब क्या, यहां की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको और कोई अलाउंस मिल रहे हैं उनका सिर्फ टैक्सेबल पार्ट यहां पे होगा। मतलब क्या, जब आरएफई की कैलकुलेशन हो रही है उस टाइम पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है और वो मिल रहा है 150 रुपीज 150 रुपीज, तो 100 रुपीज एग्जाम्प्ट है, तो 50 रुपीज जो टैक्सेबल पार्ट है वो इस कैलकुलेशन के पर्पज से सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा जब यहां की सैलरी की बात हो रही होगी। सर एचआरए और एफआरए दोनों मिल सकते हैं? नलायक को ऐसी गंदे क्वेश्चन क्लास में भी पूछते हो, ऐसी गंदी बातें नहीं दिमाग में आए। एचआरए या आरएफए में से दोनों में से एक चीज मिल रही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है पहले आरएफए मिल रहा हो फिर एचआरए मिल रहा हो, और एचआरए मिल रहा हो फिर आरएफए मिल रहा हो सकता है। लेकिन
सर फिर तो उसमें टैक्सेबल पार्ट ऑफ एचआरए। अबे नलायको, जिस टाइम पे आरएफए की कैलकुलेशन कर रहे हो उस टाइम पे थोड़ी ना एचआरए मिल रहा होगा, तो वो तो पहले का पार्ट है। तो जितने पीरियड के लिए आरएफए निकाल रहे हो उतने पीरियड के लिए जो टैक्सेबल अलाउंसेस है वो लेने। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनी कमीशन। जब हम लोगों ने एचआरए की कैलकुलेशन ली थी वहां पे कमीशन ऑन सेल्स था, यहाँ पे एनी कमीशन, चाहे परचेज की कमीशन हो, चाहे फिक्स कमीशन हो, चाहे सेल्स की कमीशन हो, हर तरह की कमीशन आएगी। उसके बाद मॉनिटरी बेनिफिट्स, मॉनिटरी बेनिफिट, कोई भी मॉनिटरी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को की वो यहाँ पे टैक्सेबल पार्ट में वो सैलरी निकालने के लिए इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद ये जो डज नॉट इंक्लूड दे रखा है, मैं सीधी सीधी बात कहूं तो आपके लिए बस इतना ध्यान से समझिएगा, कोई भी पर्क की वैल्यूएशन नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में पर्क कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है, तो पर्क की वैल्यूएशन नहीं ली जाएगी। तो डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, any perk, ESOP is also a perk, lump sum payment at the time of termination like commuted pension, gratuity, leave encashment, etc. etc. तो यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस लिए जाएंगे, बोनस, फीस, एनी कमीशन, बेसिक सैलरी और DA एज पर टर्म्स। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। सिक्स पॉइंट एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन अटक जाता है, MCQ में भी आ सकता है। नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या, जो हम लोगों ने पढ़ा सब बकवास। कब? एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट, डैम साइट, ऑन शोर एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, पावर जनरेशन साइट, पावर जनरेशन साइट, 5। तो ये 5 चीजें अगर एम्प्लॉयर यहां पे काम कर रहा है और इस वजह से एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दे रखी है, तो उस केस में एम्प्लॉय के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने जगह दे रखी है, इन 5 जगहों पे रहने के लिए, इन 5 जगहों पे काम करता है एम्प्लॉय, और उस वजह से एम्प्लॉयर ने काम करने के लिए, काम कर रहने के लिए जगह दे रखी है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हाउस इन रिमोट एरिया, रिमोट से चलने वाला एरिया, नालायक, ठीक है ना। हाउस इन रिमोट एरिया बोले तो 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000 एज पर द लेटेस्ट सेंसस। ऐसी सिटी, पहली बात तो सिटी कह रहा है, ऐसी सिटी जिसकी लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से 20,000 की पॉपुलेशन हो और उससे भी आप 40 किलोमीटर दूर रहते हो, वहां पे तो अकोमोडेशन मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ऐसी सिटी में अगर आपको, ऐसी जगह पे आपके एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखी है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। आगे, accommodation is of temporary nature, has a plinth area not exceeding 800 square feet and का मतलब होता है प्लस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड। कोई म्युनिसिपैलिटी कंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर दूर है और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का, स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है जी, तो उस केस में भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। While calculating the meaning of salary for the purpose of RFA, salary received from all employers shall be taken into consideration for that particular period. मैं 2 जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड से मेरे को आरएफए मिल रहा है, लेकिन ए लिमिटेड का आरएफए की कैलकुलेशन करते हुए, वैल्यूएशन निकालते हुए, जब मैं बेसिक सैलरी लूंगा तो ए और बी दोनों की लूंगा, डीएस पर टर्म्स लूंगा, ए और बी दोनों का लूंगा, फीस, बोनस, कमीशन, वो क्या कहते हैं, अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस दोनों के लिए जाएंगे। होप मेरी बात क्लियर है, ठीक है। एक्सपेंसेस like salary of a gardener incurred by the employer on the maintenance of the garden and ground attached to the house is not taxable separately. वो टैक्सेबल सेपरेटली नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से एम्प्लॉयर ने अपनी ही जगह को मेंटेन करने के लिए आपका गार्डनर वगैरह रखा हुआ है, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। अब जरा एक पॉइंट देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अप्रैल 21, मार्च 22, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं क्या ऐसे बनाऊँ? नहीं, ऐसे कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप आरएफए ले रहे थे दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद यहाँ तक चल, ठीक है, उसके बाद आपके एम्प्लॉयर ने कहा भाई मैं तेरा पुणे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तू पुणे जाएगा,
मैंने कहा सर मैं तो पुणे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी घर दोगे? हाँ पुणे में भी घर दे दूंगा। ठीक है, तो पुणे का आरएफए मिलेगा। लेकिन मैंने कहा सर एक दिक्कत है, बच्चों के मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी मैं फैमिली को नहीं लेके जा सकता, तो मेरे को तो दिल्ली में तो मतलब अपने मेरे बच्चे वगैरह जो है दिल्ली में ही रहेंगे। तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे काम से खुश था, तो कहने लगे कोई बात नहीं, वहां का घर भी मत छोड़। तो अब 4 महीने दिसंबर तक, जनवरी में तो मैं पूरा ही शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो जनवरी में तो सिर्फ यहाँ का टैक्सेबल हुआ, लेकिन अप्रैल में, ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक यहाँ का टैक्सेबल हुआ। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मेरे पास दोनों अकोमोडेशन रह गई, दोनों अकोमोडेशन रह गई, पुणे वाले भी और दिल्ली वाले भी। तो क्या कहता है, अगर आपको एक से ज्यादा अकोमोडेशन मिली हुई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपको एक से ज्यादा अकोमोडेशन मिली हुई है फॉर मोर देन 90 डेज, तो आफ्टर 90 डेज बोथ अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल, एंड फॉर 90 डेज ओनली वन अकोमोडेशन विल बी टैक्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर, वैसे तो यहाँ पे 90 डेज पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, तो 90 डेज की ही कैलकुलेशन होगी, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात। सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों में तो कोई एक अकोमोडेशन टैक्सेबल करा लेना, दिल्ली वाली या पुणे वाली, दोनों की कैलकुलेशन तो करोगे, तो जो कम वैल्यू की लगे वो टैक्सेबल करा लेना। लेकिन दिसंबर में पुणे वाली भी टैक्सेबल होगी और दिल्ली वाली भी टैक्सेबल होगी। सर होप सो मेरी बात क्लियर है। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं जा सकता। किसी टाइम पे सिंघानिया सर की बुक में एक क्वेश्चन हुआ करता था, उसके बाद सिंघानिया सर ने भी शायद हटा दिया उस क्वेश्चन को, क्योंकि आता भी नहीं है, और उन्होंने आपसे सैलरी का ही क्वेश्चन थोड़ी ना पूछना है, बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं भाई पेपर में करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट, कहाँ गया मेरा पॉइंट, ये रहा 5th पॉइंट, वेयर 2 accommodations आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्रांसफर, वन विल बी टैक्सेबल बट आफ्टर 90 डेज बोथ शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, मैंने आपको बात पूरी करा दी। ठीक, तो मैं अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाऊंगा, मेरे को कम गाड़ी चलानी आती है, और जैसी आती है ऐसी झेलनी पड़ेगी अगर मेरे साथ चलना है तो। उसके बाद है यूज ऑफ मूवेबल असेट। यूज ऑफ मूवेबल असेट, सर आरएफए को छोड़ के, आरएफए छोड़ा नहीं बेटे, पूरा तो करा दिया आरएफए। यूज ऑफ मूवेबल असेट, ये हो गए मेरे आरएफए। उसके बाद मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली यूज ऑफ मूवेबल असेट। मैं तो आ गया भाई, यूज ऑफ मूवेबल असेट ये रहा। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल असेट, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना आप। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल असेट में ये लो। ठीक है, यूज ऑफ मूवेबल असेट में लैपटॉप्स एंड एनी अदर असेट। ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको असेट यूज करने के लिए दे रहा है, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स हैं, क्या लिख रहा हूं यार, डेस्कटॉप्स हैं, तो कुछ भी टैक्सेबल होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, निल। लेकिन एनी अदर असेट है, इसके अलावा कोई और असेट है, तो वो अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया है आपको, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। मेरे चार्ट, मतलब जो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कशन करते हुए चार्ट बना लेता हूँ, वो चार्ट आपको नोट से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि नोट्स में तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्रिस्प चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ पे आपके साथ समझाते हुए जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं वो यहाँ पे पलट देता हूँ। टैक्सेबल इज इक्वल टू रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ कॉस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है ना, ये 10% ऑफ द कॉस्ट जो है वो पर एनम के लिए। लेकिन हाँ, इस चीज में ये देख लेना, 10% ऑफ द कॉस्ट लिखा, 10% ऑफ द WDV नहीं लिखा। एम्प्लॉयर ने, कार की बात तो नहीं करूंगा, एम्प्लॉयर ने एक सोफा लिया था जो कि 5 साल पहले लिया था, अलमीरा ली थी 5 साल पहले ली थी, और वो आपको यूज करने के लिए दे दी है, तो 10% ऑफ द कॉस्ट आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, 10% ऑफ द WDV टैक्सेबल नहीं होगी। तो असेट जितना मर्जी पुराना हो, 10% ऑफ द कॉस्ट ही टैक्सेबल होगा, और वो पर एनम के लिए है। मतलब क्या, अगर आपने 4 महीने यूज किए तो डिवाइड बाय 12 × 4 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर यूज ऑफ मूवेबल असेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, निल, नॉट टैक्सेबल। एनी अदर असेट के केस में 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी रिड्यूस बाय द
अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, यूज ऑफ असेट बाय एम्प्लॉय और द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का जो रिलेटिव मतलब एम्प्लॉय के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यूज कर रहे होंगे, तब भी यही टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। एक बात और बोलता बोलता रुक गया। हाँ, मैंने ये यहाँ पे क्यों कराया, क्योंकि ये जो हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा है उसके साथ साथ कई बार क्या कह देता है, क्वेश्चन दे देता है, आप ना वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालो। क्या निकालो? उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन निकालो। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे निकालो भाई? जो अनफर्निश्ड आरएफए निकाला, अनफर्निश्ड आरएफए निकाला, उसमें ऐड कर दो यूज ऑफ मूवेबल असेट, उसमें ऐड कर दो यूज ऑफ मूवेबल असेट, आ गया फर्निश्ड अकोमोडेशन। और कुछ नहीं है। मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने घर तो दिया ही दिया था, असेट भी यूज करने के लिए दिए, तो वो कहता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन निकाल लो। तो अनफर्निश्ड जो ऊपर हम लोगों ने सीखा और नीचे ये मूवेबल असेट वाला पार्ट जो मैंने आपको सिखा दिया, ऐड करो और निकाल के दे दो, वो हो गया वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो उसमें कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। आधा घंटा हो गया, बहुत टाइम लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ जी, यूज ऑफ मूवेबल असेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। यूज तो करा दिया, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। हाँ जी, अब देखिएगा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, क्योंकि इमूवेबल असेट की बात नहीं हो रही है। मूवेबल असेट अगर एम्प्लॉयर का है और उसकी ओनरशिप में है और वो अपने एम्प्लॉय को दे देता है, तो वो बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा? तो पहली बात, मूवेबल असेट की 3 कैटेगरी बनाई गई। एक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक असेट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक असेट तो लिखा है, लेकिन एक सर्कुलर आया था जो कि इस बात को क्लैरिफाई कर रहा था, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस ही ली जाएंगी और उसके बाद मोटर कार और एनी अदर एसेट। ठीक है, कहता है वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना लिया जाएगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में कितना कैलकुलेट किया जाएगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रिसिएशन जो होगा वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट लिया जाएगा, वो वैल्यू ऑफ बेनिफिट लिया जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई है असेट्स की, कौन कौन सी 3 कैटेगरी बनाई है? एक बनाई है इलेक्ट्रॉनिक असेट्स, एक बनाया मोटर कार, और एक इसके अलावा कोई भी होंगे तो यहां पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि कॉस्ट ऑफ असेट माइनस जो डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, यहां पे ये लिया जाएगा 50% ऑफ द WDV, 50% डेप्रिसिएशन, 50% WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। यहां पे 20% एज पर WDV और यहां पे 10% एज पर SLM लिया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर एंड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। मतलब क्या, जरा ध्यान से सुने, देखें इस बात को। एक अलमीरा है, कहां पे जाएगी वो अलमीरा? एनी अदर एसेट में जाएगी, एनी अदर एसेट में जाएगी। ठीक है, वो एम्प्लॉयर ने कॉस्ट में ली थी लेट से 1 लाख रुपीस की, ठीक है ना, ऑन 1/1/2017, 1/1/2017, ठीक है। और इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर टू एम्प्लॉई ऑन, ध्यान से, 1/1/2021, 1/1/2021। आपका 21-22 है ना, 22 करता हूं फिर जैसे ना, 1/1/2022। तो कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहीं पे बात है। जब आपका बर्थडे आता है, सपोज करें 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को आपका बर्थडे आता है, तो 15 जनवरी को जब नेक्स्ट ईयर बर्थडे आएगा तो आपका 1 साल 1 दिन हो चुका होगा, क्योंकि आपके 365 दिन तो 14 जनवरी को कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो जब आप यहां पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो यहां पे 10% SLM निकालना है ना आपने, तो 10% कितना हुआ? 10,000। अब कितना निकालना है? 18, 19, 20, 21, ठीक है ना, 21। क्या 22 भी लग गया? 22 भी लग गया,
क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ पे ईच देखो न, हम लोग इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो निकालते हैं, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो एक तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं और एक हम लोग करते हैं पीजीबीपी के चैप्टर में। पीजीबीपी के चैप्टर में ऑल द वे अलग है, ब्लॉक ऑफ असेट का मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह वो करते हैं हम लोग, वहाँ पे ईयर वाइज चलता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि असेट कितने टाइम तक इंप्लॉयर के पास रहा, ये नहीं कि असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जैसे अभी जनवरी में खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च का फिर उसके हिसाब से नहीं, वो कितने साल तक इंप्लॉयर के पास। हैप्पी बर्थडे मना के गया क्या, हैप्पी बर्थडे मनाया तो उसका ईयर हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका हैप्पी बर्थडे हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा इस बार नोट्स में, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट 50% इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग गैजेट्स, कंप्यूटर्स, उसके बाद 20% मोटर कार एंड 10% इन केस ऑफ एनी अदर असेट। लेस अमाउंट रिकवर तो हर जगह आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आज के लिए देख लेते हैं पर्क, जो कि है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है, एम्प्लॉय को कहा जा रहा है भाई साहब आप हमारी कंपनी के शेयर, मतलब एम्प्लॉयर पूछता है भाई कंपनी के शेयर लोगे क्या, तो कंपनी के शेयर लोगे तो उसके लिए तुम्हें मिनिमम इतने पीरियड के लिए टाइम तक काम करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड वगैरह होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं अभी बात कर रहा हूं कि मार्केट प्राइस से आपको आपके एम्प्लॉयर ने मार्केट प्राइस, सपोज कीजिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं मार्केट प्राइस चल रहा है 500 रुपये और आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो शेयर अगर 100 रुपये में दे दिया तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, 400 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। दैट बेनिफिट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, ठीक है, तो मैं उसकी बात करूंगा। द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द employer or former employer free of cost or at concessional rate to the assessee। assessee बोले तो यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हो रही, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द वर्क, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब बात आती है फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे और कंपनी नॉट लिस्टेड भी हो सकती है। अगर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे और उसमें भी एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारे यहाँ 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी और एनएससी, अगर कंपनी एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। जिस दिन आपको ऑप्शन दिया गया, जैसे आज मैं कहता हूं आज है 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया 30 सितंबर 2022 को, आप 21 लगा लो, ठीक है ना। उस दिन सैटरडे संडे नहीं है, पब्लिक हॉलीडे वगैरह नहीं है, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर बाई चांस उस दिन ट्रेडिंग नहीं हो रही है क्योंकि उस दिन सैटरडे है, संडे है या किसी वजह से भी मार्केट बंद है, तो क्या कहता है उससे पहले दिन, मतलब क्या कि अगर मैंने आपको 30/9 को पूछा था भाई शेयर खरीदोगे और तुमने कह दिया हाँ और 30/9 को मार्केट बंद है, तो क्या कहता है उस केस में क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। तो मैंने 30/9/2021 को अगर तुमसे पूछा था कि भाई शेयर लोगे क्या, तुमने हाँ कर दिया और उस दिन मार्केट बंद है, तो 29/9/2021 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। अगर आपकी कंपनी का शेयर मोर देन 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है, देन इन दैट केस क्या करना है, एवरेज प्राइस ऑफ अ शेयर, जैसे अभी हम लोगों ने एवरेज प्राइस निकालना सीखा ये वाला तरीका, ऑन आरएससी विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर जिसपे ज्यादा खरीदी बिकवारी हुई हो, ठीक है ना, उसका स्टॉक एक्सचेंज का, उस स्टॉक एक्सचेंज का आपने एवरेज प्राइस उठाना है। नॉर्मली बीएससी में ज़्यादा होता है, अगर आपने कहा बीएससी एनएससी दोनों पे ही लिस्टेड है, ठीक है। अगेन वही वाली बात, अगर जिस दिन आपसे पूछा गया कि हाँ शेयर लोगे उस दिन स्टॉक मार्केट बंद है, तो क्लोजिंग प्राइस लेना है उस स्टॉक एक्सचेंज का विच रिकॉर्ड द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। अच्छा सर अगर मेरी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, बेटा सॉल्यूशन तो उसके लिए भी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन रूल्स में डिटेल में बताया गया। एफएमवी निकालनी है एज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर, जैसे मर्चेंट बैंकर एफएमवी निकालता है। हम लोगों के अकाउंट्स में
एनएवी वगैरह निकालने का तरीका है जो अमेलगमेशन वगैरह के चैप्टर में हम लोगों ने सीखे थे, ठीक है ना। तो वैसे ही निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज डिटरमाइंड बाय द मर्जेंट बैंकर। तो मेरा ये वाला एक और पर्क हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये वाला पॉइंट आपको और बता देता हूँ, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, किससे मिल रहा है सर? गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। देखो, जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे उस दिन आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको इनकम टैक्स आता है, आपसे इनकम टैक्स भी एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे जीएसटी भी एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे अकाउंट भी एक्सपेक्ट किया जाएगा। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं? जब आपको गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से तो कैश गिफ्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। वेयर एज गिफ्ट इन काइंड इज एग्जेम्प्ट, is exempt up to ₹5,000 पर एनम के लिए, ठीक है। मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा था? आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया कोई 25,000 रुपए का, 5,000 रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, बाकी 20,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्दो सीए इंस्टीट्यूट में, ऑल्दो इन प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ आईसीआई इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड as alternate solution that whole of the amount is taxable in the hands of employee where the value exceed 5,000। लेकिन दोनों ही ले सकते हैं आप, कि अगर 25,000 का गिफ्ट मिला तो एक पॉइंट ऑफ व्यू 5,000 रुपए माइनस कर दीजिए, 20,000 रुपए टैक्सेबल हो जाए, और एक कि 25,000 का मिला, 5,000 से ऊपर का मिला है तो पूरा टैक्सेबल होगा। ये दोनों चीजें तो ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूं अगर जीएसटी के साथ, जो हम लोगों का शेड्यूल 1 है सीजीएसटी में, वहां पे अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, उससे ऊपर दिया है तो जीएसटी लगेगा। तो मेरे को ये सारी, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो ये सारी चीजें फोकस करते हुए सीखनी है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो मेरे वो क्या कहते हैं, क्लाइंट की केस स्टडी आएगी ना, वो कुछ ऐसी आएगी, वो ये इनकम टैक्स के लिए नहीं आएगी सिर्फ, या जीएसटी के लिए या अकाउंट के लिए नहीं आएगी, सर सारा बताओ कि क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है जी, चलिए डन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग ₹5,000 limited for whole year is taxable in the hands of employee, but cash gift or gift convertible into money like checks are fully taxable। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक पॉइंट और बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस क्लास को वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि मेरे को जीएसटी भी आपके लिए देख के चलना है और मेरे पास टाइम आज कम है। एक चीज़ ध्यान देना, मेडिकल बेनिफिट, इसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। मेडिकल बेनिफिट्स, देखो मेडिकल बेनिफिट अगर अलाउंस के रूप में आएगा आपके पास, कि मेडिकल अलाउंस दे रहा है, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल, डन। उसके बाद मेडिकल रीइंबर्समेंट्स, मेडिकल रीइंबर्समेंट्स वो भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है। किसी टाइम पे 15,000 तक एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब फुल्ली टैक्सेबल है। क्लियर? मेडिकल रीइंबर्समेंट वाला पॉइंट एक बार मैं आपको दिखा के चलता हूँ, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, कहा गया भाई, ये रहा थर्ड पॉइंट। तो मेडिकल रीइंबर्समेंट 15,000 रुपए तक कभी कभार किसी टाइम पे एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेडिकल फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल वो किसी तरीके से एग्जेम्प्ट है। ध्यान से सुनेगा, मैं अब, क्योंकि देखो मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो रिवीजन में मैं उन चीजों को कंपैरिजन भी बता दूं और समझा भी दूं, वो दोनों काम कर रहा हूं। वरना जब मैं क्लास लेता हूं तो बहुत धीरे धीरे चीजों को उठाता हूं, लेकिन अब तो रिवीजन चल रही है। तो हमारे जो पर्क्स हैं वो 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, ए बी सी डी कैटेगरी में। ए टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, और सी है जो टैक्स फ्री पर्क्स है। अब यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर्स, तो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूं, इंडिया और अब्रॉड, ठीक है ना। तो क्या कहता है
कि आउटसाइड इंडिया की अभी बात करते हैं। अगर इंडिया में आपके एम्प्लॉयर ने हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करवा के दी है, तो क्या कह रहा है, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल, टाटा का, अपोलो का, ऐसे हॉस्पिटल है और उनके कर्मचारी ही वहां पे जाके इलाज कराते हैं, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये सारे वाले फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, जितना भी खर्चा हो जाए सब एग्जेम्प्ट है, जितना भी खर्चा हो जाए वो सब एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने कहा तू जाके इलाज करा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, सारा खर्चा मैं बियर करूंगा। पहली बात तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नेग्लिजिबल से खर्चे होते हैं, होंगे भी, एम्प्लॉयर बियर करेगा, फुल्ली एग्जाम। लोकल अथॉरिटी वो भी फुल्ली एग्जाम। हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट के उन्हीं अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, उन्हीं हॉस्पिटल में अप्रूव्ड इलाज करा रहा है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखे, तो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अब फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। एनी हॉस्पिटल, मतलब एम्प्लॉयर ने कहा तू कहीं पे भी इलाज करा ले, लेकिन वो रूल 3A की डिजीज है और किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा ले, मतलब क्या, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज करा ले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा ले, कि बाहर के हॉस्पिटल में इलाज करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्प्लॉय जो इलाज करा रहा है अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, वो कौन सी डिजीज है, रूल 3A में अगर मेंशन है वो वाली डिजीज है, तो उनके लिए अगर एम्प्लॉय इलाज करा रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बेटे मैं ना जनरली क्लास में एक सवाल पूछ लेता हूँ, तो एग्जाम में भी आया था, तो इस वजह से पूछ रहा हूँ। एम्प्लॉय की स्पाउस की डिलीवरी होनी थी और वो खर्चे एम्प्लॉयर ने बियर किए, बताइए वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट कई बार कह देता है सर पहली बात तो ये बताओ एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या एनी अदर था, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी मान ले, तेरी मर्जी। सर एनी अदर मान लें तो पूरा टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट मान लें तो एग्जेम्प्ट होएगा, और एम्प्लॉयर का मान लें तो भी एग्जेम्प्ट होगा। बेटे ये मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है ना, तो अगर एनी अदर मानते हो तो क्या ये डिजीज है जो कि रूल 3A में स्पेसिफाइड होगी, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के खर्चे, ठीक है ना, डिलीवरी के खर्चे जो भी एम्प्लॉयर ने बियर किए वो कहीं से कहीं तक भी एग्जेम्प्ट नहीं होने वाले, टैक्सेबल होंगे, ठीक है जी, समझ में आती बात। तो इंडिया वाले में मैंने आपको 4 केसेस डिस्कस कर लिए, 4 केसेस हो गए, गवर्नमेंट वाला हो गया, एम्प्लॉयर वाला हो गया, ठीक है, और 5 केसेस हो गए ना हमारे, हाँ 5 केसेस हो गए ना, गवर्नमेंट वाला हो गया, एम्प्लॉयर वाला हो गया, लोकल अथॉरिटी का हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉयज हो गया, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उसके बाद और कौन सा हुआ हम लोगों का, रूल 3A के लिए, रूल 3A डिजीज एनी हॉस्पिटल, एनी हॉस्पिटल, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एब्रॉड वाले केस में, एब्रॉड वाले केस में। अब एब्रॉड वाले केस में भाई होता क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ठीक कराने के लिए कुछ भी खर्चा करने को तैयार है, तू बाहर जाके करा, लेकिन करा क्योंकि तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बाहर जाने के किस टाइप के खर्चे होते हैं, जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गदो वो तो भूल गए, किसका, मेडिकल एक्सपेंस। ये 3 टाइप के खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, मेरे पीछे छुप रहा है, नहीं छुपेगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑन द ट्रीटमेंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट एज परमिटेड बाय एग्जाम कितना होएगा, एज परमिटेड बाय RBI, क्योंकि बाहर आप खर्चा कर रहे हैं तो कितना अलाउड है वो RBI बताएगा, उस लिमिट तक आपका ने एम्प्लॉयर ने जो भी दिया वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। मतलब एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए दे दिए थे सारे खर्चे के, और RBI ने अलाउ किया 4.5 लाख, तो 50,000 विल बी टैक्सेबल, सारा अलाउ कर दिया तो कुछ टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन स्टे, अब स्टे के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने लॉजिंग की बात ली है ना, तो स्टे के लिए आप कहोगे जी बाहर जा रहे हैं सिंगापुर इलाज कराने, मम्मी भी चलेंगे, पापा भी चलेंगे, भैया भी चलेगी, दीदी भी चलेगी, सारे चलेंगे, तो क्या कहता है, एक्सपेंसेस ऑन स्टे ऑफ पेशेंट विद 1 अटेंडेंट एग्जेम्प्ट एज परमिटेड बाय RBI। एम्प्लॉयर ने तो कह दिया तू सबको ले जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी को भी ले जा, पापा को भी ले जा, दीदी को भी ले जा, भैया को भी ले जा, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि एग्जेम्प्ट कितना होएगा,
एक अटेंडेंट का खर्चा अलाउड होगा, और वो भी जितना आरबीआई अलाउ कर देगा उतना अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो उससे ज़्यादा वाला मतलब एक से ज़्यादा अटेंडेंट के लिए जो खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया वो तो वैसे ही पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाला केस बहुत ज़रा ध्यान से पढ़ना, ये वाला लास्ट वाला केस बड़ी दिक्कत देता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट विद वन अटेंडेंट, ठीक है ना, कितना एग्जेम्प्ट है जरा ध्यान से देखो। कहता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ ग्रॉस सैलरी नहीं, जीटीआई डज नॉट इंक्लूड डज नॉट एक्सीड ₹2 लाख। ये अभी तक यही चल रहा है, मतलब हमारी स्लैब लिमिट भी 2.5 लाख कर दिया आपने, ये 2 लाख रुपए ही चल रही है, ठीक है जी। तो जीटीआई डज नॉट इंक्लूड 2 लाख रुपीज, ठीक है जी। तो मैं इसे यहीं पे वेंड अप करूंगा, बस इसे और खत्म कर लो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रिम्बर्सेस बाय द employer for employee or member of his family under the scheme approved by the central government और IRDA। IRDA की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस टैक्स फ्री पर्क। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, और बाकी जीएसटी की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहना, टॉपिक वाइज बन रहा है और इसको भी साथ साथ खींचते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।